प्रिय मित्रों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी भाषा में अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में बात की थी। आज हम हिंदी भाषा में र की विशिष्ट स्थितियों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं हिंदी लिखते वक्त र हमें किन किन रूपों में देखने को, लिखने को, बोलने को और पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले हम जान लें कि रा की जो एक पहली स्थिति है वो है रेफ। ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाऊँ। एक सीधी रेखा, शिरोरेखा जिसको हम बोलते हैं, जो शब्द के ऊपर लगती है और उसके ऊपर रा से लग जाता है, इसको बोलते हैं रेफ। दूसरी स्थिति है जब व्यंजन के नीचे र लगता है, इस प्रकार। और तीसरी स्थिति है जब र इस तरीके से लगता है। अभी हम तीनों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहली स्थिति, जब कभी आधा र यानी कि हलंत वाला र जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, वो अगर किसी स्वर सहित व्यंजन के साथ आ जाए, आधा र कोई स्वर सहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। देखिए ये र है, इसके नीचे हलंत है, यहाँ पर मैंने बताया, यानी कि इसमें आ नहीं मिला हुआ है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर अगर कोई इसके आगे कोई पूरा व्यंजन आ जाए जिसमें आ मिला हुआ है, तो फिर ये रा इस व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। मान लो यहाँ पर माँ है तो ये यहाँ पर लग जाएगा ऊपर। अभी हम एक शब्द देखते हैं, कर्म। पहले का आया, फिर रा आया। अब ये र क्योंकि अधूरा है और फिर माँ आया पूरा, तो ऐसी स्थिति में ये जो र है ये रूप ले लेगा। इसको हम हटा देंगे। मैं दोबारा से आपको लिख के बताती हूँ। क, रा को हमने जल्दी बोला, झटके से बोला, इसलिए क्योंकि वो अधूरा है, इसलिए वो अपने से अगले व्यंजन के ऊपर जाकर इस रूप में लग गया, कर्म। ऐसे ही मर्यादा बनेगा, शर्मा बनेगा। मर्यादा में भी हम देखते हैं कि र जो है वो अधूरा है और यह पूरा है उसके बाद, तो जिस व्यंजन के पहले बोला जाता है उसके ऊपर लग जाता है। ये स्थिति बनेगी इसकी, मर्यादा। ऐसे ही अगर हमें शर्मा लिखना हो तो शर्मा में श के बाद र आ रहा है और जल्दी बोल रहे हैं हम उसको, शर्मा। माँ पूरा है यहाँ पे और र जो है वो यहाँ लगेगा आ की मात्रा पे, शर्मा। ये थी र की पहली स्थिति जिसको हम रेफ बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। जब पूरी पाई वाले अधूरे व्यंजन, पूरी पाई वाले अधूरे व्यंजन, ध्यान दें इस बात पे, पूरी पाई वाले अधूरे व्यंजन। पूरी पाई वाले ये शब्द होते हैं जिनमें पूरा डंडा बोलें इसको या पाई बोलें, पूरा होता है। टवर्ग ऐसा होता है जिसमें पाई वाले नहीं होते, वो डा होता है, उसमें हा होता है, दा होता है। तो ये, लेकिन ये जो है पूरी पाई वाले, इसमें जब कभी पूरा रा मिलता है, ये अधूरे होंगे, तो उसमें रा की स्थिति ये बनती है। यानी कि अधूरे व्यंजन के साथ जब कभी पूरा र मिले, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
कि व्यंजन पहला अधूरा है, रा पूरा है, लेकिन लिखने में और बोलने में अक्सर ये देखा जाता है कि नीचे आधा र लगा हुआ है। आधा र नहीं है, वो रा पूरा है। जैसे हम एक शब्द देखते हैं का, यहाँ पर का अधूरा है और रा पूरा है, वो रा यहाँ पे लगेगा। क्रम। सम्राट है, सा पूरा है, माँ अधूरा है। अब माँ अधूरा कैसे है? पूरा लिखा गया है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें हलंत है। हलंत के साथ रा को नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए रा की ऐसी स्थिति बनाते हैं। ये मात्रा भी रा के साथ ही बोली जाएगी। सम्राट। ऐसे ही ब्रज है, बा जो है वो अधूरा है, उसके नीचे रा है और जा है। ब्रिज। कहने का मतलब हुआ कि जब कभी अधूरा व्यंजन पूरे र के साथ मिलेगा तो नीचे लगेगा उसके पैर में, जिसके बाद बोला जाएगा उसके पैर में लग जाएगा, और जिससे पहले बोला जाएगा उस वर्ण के, उस व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। अब यहाँ पर द और ह की स्थिति देखते हैं कि जब कभी द और ह आधे हों तो कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर ये द है, द्रव्य। अब ये द इसमें अधूरा है, लेकिन र पूरा है, तो ये यहाँ लग गया, व आधा आ गया और य द्रव्य। इसी प्रकार हराश, हा आधा है, इसमें र लगेगा तो ये स्थिति बन जाएगी आ की मात्रा और सा। इसको दोबारा लिख के बताती हूँ मैं। देखिए ये हा है, ये पूरा नीचे नहीं है इसलिए यहाँ से आधा है, इसी के अंदर ही र लगेगा। र पूरा है आधा है, आ की मात्रा लगेगी रा पे, इसको बोला जाएगा हराश। हा को कम बोलेंगे, र को ज़्यादा बोलेंगे। और सा, हराश। तो ये शब्द बन गया। तो ये थी हमारी रा की दूसरी स्थिति कि रा कब नीचे लगता है, यानी कि जिस अक्षर से बाद में बोला जाता है उसके पैर में लगता है, जिससे पहले बोला जाता है उसके ऊपर लगता है। ये नियम बन गया। अब आगे देखते हैं कि जब कभी अधूरा टा और डा रा के साथ मिलते हैं, यहाँ पे अधूरा टा है और डा है, ये दोनों देखिए, तो स्थिति कैसी बनती है रा की? ऐसी बनती है। आइए इसको समझते हैं। एक शब्द है ट्रंक, अधूरा टा है तो हलंत लगा हुआ है। अब ऊपर अंक की बिंदु लगी है, आवाज़ आ रही है ट्रंक, यानी कि टा के साथ रा इधर लगेगा। इधर तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि इधर हलंत है, और इसके साथ का, ट्रंक। ऐसे ही राष्ट्र, रा लिखा, आधा श है, अब टा इसमें अधूरा है, अधूरे टे का ये हलंत हो गया, हमें इसमें रा मिलाना है तो रा इधर लगेगा, जैसा कि ऊपर हमने लिखना सीखा था, राष्ट्र। ऐसे ही ड्रामा लिखा जाएगा, डा इसमें अधूरा है तो ये इसका हलंत हो गया, आ की मात्रा आ लग गया इसमें, डा के नीचे आ की मात्रा रा पे बोली जाएगी, ड्रा मा, ड्रामा। ये रा का तीसरा रूप हो गया। ठीक है। अब एक और रूप देखते हैं कि जब कभी श, शलगम वाला श अधूरा हो और उसके साथ र मिलाना हो। र यहाँ पे पूरा है,
तो स्थिति क्या बनती है? तब वैसे तो ये अधूरा श और र ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन ये ना लिख के इसका मानक रूप बनता है, इसका मानक रूप बनता है ये श आधा और र श्र, ये इसका मानक रूप है। इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही हम श्रम लिखते हैं, श और र मिला हुआ है। ऐसे ही हम श्री राम लिखते हैं, ये संयुक्त अक्षर भी है, श और र का मिला हुआ रूप श्री राम। ऐसे ही आश्रम लिखा जाएगा, ऐसे ही आश्रय लिखा जाएगा। तो ये था र का चौथा रूप। आज हमने देखा कि हिंदी भाषा में र जो है वो किस किस प्रकार से कैसे कैसे बनता है, कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे अवश्य लिखें। धन्यवाद।